मिडिल ईस्ट किसी वक्त भी जल जाएगा। क्या हिजबुल्ला ऐसा होने देगा, क्योंकि बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत ताकतवर है, क्या वो रिएक्ट करेगा और फिर भयानक जंग होगी? उसको डिसआर्म कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वजह? इम्पॉसिबल। इन सारे मुस्लिम देशों ने मिलकर गजा या फिलिस्तीन की जमीन को इसराइल को बेच दिया था। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये लोग ना चैन से रहते हैं ना रहने देते हैं, और इनकी सब में जड़ में है अगर कोई कंट्री तो वो है ईरान और उनका इस्लामिक निजाम। जेफरी एप्स्टाइन की फाइल खुलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, और लाइव हिंदुस्तान पर हम मिडिल ईस्ट की खबरों पर बहुत ज्यादा आपके लिए फोकस रखते हैं, क्योंकि वहां लगातार सूरत हाल बदलते रहते हैं, तेजी से चीजें बदल रही हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, वेस्ट एशिया के जानकार, ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत भारती साहब, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत भारती साहब कई किताबों के राइटर हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर के आपने बहुत ज्यादा हमारे साथ अपने तासुरात, अपने मशवरे, अपनी राय शेयर की, और हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आई है। शौकत भारती साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बार फिर मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में साफ तौर पर ईरान के लिए कह दिया गया है, क्योंकि नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया है कि ईरान हथियार बढ़ाना नहीं छोड़ रहा है, और दोनों ने मिलकर धमकी दी है ईरान को कि अगर आपने ये नहीं रोका तो कार्रवाई बहुत तगड़ी होगी, इस बार इतनी तगड़ी कि आप उठ नहीं पाएंगे। इसको कैसे देखें? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ईरान और ईरान को मिटाना इजराइल और अमेरिका का बुनियादी एजेंडा है। ये बार बार नए नए पैक में इस तरह की बातें की जाती हैं। हकीकत यह है कि आइडियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो दोनों का, जी। वो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अमेरिका जो है, वो इजराइल जो है, इनका सिर्फ बुनियादी काम यह है कि दूसरों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना, हर जगह डिस्टरबेंस करना, और वो किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में ग्रुप बनाकर डिस्टर्ब करना। कहीं पर टेररिस्ट को खड़ा करने के बाद, जैसे जौलानी जैसे टेररिस्ट को लाकर अभी खड़ा कर दिया, तो इस तरह के लोगों के जरिए उनको डिस्टर्ब करना ये पॉलिसी का उनके हिस्सा है। और ग्रेटर इजराइल जो बनाना है वो मेन एक एजेंडा है, उस पर काम चल रहा है दोनों का मिलकर। और उसके रास्ते का सबसे बड़ा अड़ंगा जो है वो ईरान है। जी। अब ये कोई जंग कोई आज से नहीं चल रही। आप 79 का रिवोल्यूशन उठाकर देखें। एक जमाना था कि ये खुद ईरान जो है ये प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल था, और फिर जब रिवोल्यूशन आया तो फिर अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के वहां के ऊपर नारे लगे। तो ये 79 से आज तक जो है लगातार अमेरिका और इजराइल और यूरोप मिलकर ईरान को मिटाना चाहते हैं, और उसी तरीके का मुल्क बनाना चाहते हैं कि जहां के ऊपर बेहयाई हो, जहां पर अय्याशी हो, जहां पर उनकी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए, अमेरिका का मेन एजेंडा है कि किसी भी तरह से पैसे कमाना, जी। और इजराइल का भी एजेंडा है। इजराइल का एक एजेंडा है ग्रेटर इजराइल बनाना, और अमेरिका का एजेंडा है कि हम पैसे कमाएं। तो ये दोनों एक तरीके से साथ हैं कि इंसान को दो तरह से मारा जा सकता है, या उसको कैरेक्टर से मारा जा सकता है, या उसको जान से मारा जा सकता है।
कैरेक्टर के से मारने के तमाम चीजें, जितना भी आप इंसानी किरदार को खत्म करने की चीजों को समझ सकते हैं, पोर्न इंडस्ट्री है, ड्रग्स है, यानी आप इस जुआ है, इन सब के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको किसका हाथ दिखाई देगा? अमेरिका का, इजराइल का। ये कैरेक्टर से मारना चाहते हैं। और इन्होंने ईरान के अंदर ऐसा कर रखा था कि ईरान पेरिस ऑफ द गल्फ बना था, अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। और रजा शाह पहलवी के पीरियड के अंदर तमाम हर तरफ कैसीनो और डांस बार और मतलब अय्याशी थी, जिससे इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा इनका बढ़ता था। अब वहां के ऊपर जब रेवोल्यूशन आया तो इनको सबसे पहले वहां से हटाया गया। ये चाहते हैं कि हम इंसान को किरदार से मारें और हथियार से मारें। अब हथियार से कैसे मारें? उसके लिए इनकी आर्म्स इंडस्ट्री है जिसको चलना है, आर्म्स बिकना है। बिकेगा कैसे? जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब करने के लिए क्या होगा? इन्होंने जितनी भी तंजीमें थी, अलकायदा, तालिबान, जितनी भी खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये सब इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया। अफसोस इस बात का है कि इनका पूरी तरीके से साथ जो दिया वो अरब कंट्रीज ने दिया। और इनका अब क्या हुआ कि आप तमाम जितना भी आप अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक जितना भी डिस्टरबेंस देख लीजिए, इस्लाम के नाम पर आपको जो अलकायदा, तालिबान, दाइश, ये सब जितनी जिहादी दिख रहे हैं, ये किसी और ने नहीं तैयार किया। ये अमेरिका, इजराइल और अरब कंट्रीज ने मिलकर ये पूरे तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। और डिस्टर्ब करने के बाद जो है ये चाहते हैं कि फिर उस इनके बहाने से अमेरिका आए। अभी देखिए टक्कर की जो रिपोर्ट आई है टक्कर खालसन की, तो उसके अंदर आप देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने अमेरिकन को नुकसान नहीं पहुंचाया, इजराइलीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन वो अरब कंट्रीज जो अमेरिका के साथ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके मतलब ये टूल किसका है? तैयार किसने किया? इससे दो वजह, एक तो ये इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, और दूसरी तरफ जो है आप देखें कि फिलिस्तीन के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई? नहीं खड़ी हुई। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर है और उसके पीछे ये है कि वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से एक आइडियोलॉजी जो बुराइयों को रोकना चाहती है, ये तमाम हर तरह की इंडस्ट्रीज के खिलाफ है, चाहे वो पोर्न इंडस्ट्री हो, चाहे ड्रग इंडस्ट्री हो, चाहे नशे की कोई इंडस्ट्री हो, चाहे जुए की इंडस्ट्री हो, ये ईरान की तरफ से है। दूसरी तरफ ये तमाम जी शौकत भाटी साहब, इसका दूसरा एक और पहलू देखते हैं। वो कहते हैं कि सारी मुसीबत की जड़ ईरान है और वो उसकी जितनी रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमें हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, हज़्द-उश-शाबी हो और यमन के अंसारुल्लाह हो। वो कहते हैं ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये लोग ना चैन से रहते हैं ना रहने देते हैं, और इनकी सब में जड़ में है अगर कोई कंट्री तो वो है ईरान और उनका इस्लामिक निजाम और उनका इस्लामिक रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस सवाल को उठना भी चाहिए और इस सवाल का को क्लियर भी होना चाहिए। आप ये बताएं कि अगर इसके पीछे ईरान है तो अलकायदा ईरान के ऊपर अटैक क्यों करता है? इसके पीछे अगर ईरान है तो दाइश के लोग ईरान के अंदर अटैक क्यों करते हैं? इसके पीछे अगर ईरान है तो तालिबान ने ईरान के अंदर क्यों अटैक किया? इसके पीछे अगर ईरान है तो फिर जो इराक के अंदर जो एक दहशतगर्द तंजीम है वो वहां के ऊपर क्यों ईरान के अंदर अटैक करती है? अमेरिका के अंदर क्यों नहीं करती? सऊदी अरब के अंदर क्यों नहीं करती? इजराइल के अंदर क्यों नहीं करती? आखिर ये जो जौलानी के लोगों ने वहां के ऊपर जुल्म किया, ये किसके साथ मिलकर किया? बशर असद को हटाने के बाद अभी आप देखिए 5 दिन पहले वो इमाम अली मस्जिद के अंदर जो ब्लास्ट किया, हाँ, ये किन लोगों ने किया? कौन है इनके पीछे? तो इनका टारगेट कौन है? इन्होंने तमाम ईरान के बड़े बड़े लीडर्स को, सुलेमानी को क्यों मारा? जनरल सुलेमानी वो हैं कि जिन्होंने
ISIS को, जिसको खुद अमेरिका ने कहा था कि 30 साल लगेंगे इसको ईरान से हटाने में, ये बताइए कि जनरल सुलेमानी ने हजद शाबी को तैयार किया इराक के अंदर, यही हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने आईएसआईएस को इराक और सीरिया से निकाला या नहीं निकाला? किसने निकाला? तो सवाल यह पैदा होता है, ये बताइए कि यमन ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया हो? अंसारुल्लाह की बात कर रहा हूं मैं। ये बताइए हिजबुल्लाह ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया हो? है ना? आप ये बताइए कि यानी जो अमेरिका, जो इजराइल के अगेंस्ट है वो जो है आतंकवादी है। सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को किसने खड़ा किया? रशिया को निकालने के लिए। हिस्ट्री आप पढ़िए, खुद जो है हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट है कि वी क्रिएटेड अलकायदा। गूगल के ऊपर जाएं, पता करें, आपको पता चल जाएगा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा कि वी क्रिएटेड अलकायदा। इसी तरह से अगर आप और आगे चलते चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि तालिबान जो स्टैब्लिश्ड हुआ है उसके पीछे अमेरिका और ये प्रिंस बंदर बुश, सऊदी अरब का इंटेलिजेंस चीफ एक्स, और बुश, इन सब ने मिलकर अफगानिस्तान के अंदर ये जो तमाम जो तालिबान वगैरह को क्या 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 हम ये माने कि ये ईरान के शिया इस्लाम या ईरान उसकी जो सहयोगी देश हैं उनके शिया इस्लाम और अमेरिका और इस्राइल और दूसरे जो अरब देश हैं उनके जरिए तैयार किए गए वहाबिज्म के बीच की भी एक जंग है? देखिए, बात क्या है कि दुनिया में दो तरह के इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक प्रो अमेरिका इजराइल है और एक एंटी अमेरिका और इजराइल है। ज्यादातर लोग जो हैं प्रो अमेरिका हैं, और जब कोई टेररिस्ट भी प्रो अमेरिका हो जाता, अभी आपने देखा कि जौलानी के सर के ऊपर $10 मिलियन का इनाम था, किसने रखा था? अमेरिका ने। इनाम क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उसने क्या कहा, इजराइल की तरफ एक भी गोली नहीं चलेगी। क्या किया गया? जौलानी से मिलने के लिए ट्रंप आए और सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के महल के अंदर बुलाया गया, वहां मुलाकातें हुई। तो सारी दुनिया को नहीं दिख रहा कि जौलानी किसका टूल है, किसने खड़ा किया है। और वो जब अलकायदा की कैद के अंदर भी था, वो सब कुछ कर रहा था, आईसिस के अंदर भी वो था, आखिर उसको सपोर्ट किसने किया? क्या टर्की ने सपोर्ट नहीं किया? क्या सऊदी अरब ने सपोर्ट नहीं किया? जौलानी ने? क्या कतर ने सपोर्ट नहीं किया? क्या यूएई ने सपोर्ट नहीं किया? क्या इजराइल ने सपोर्ट नहीं किया? क्या अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया? है। और आज सीरिया के ऊपर उसी जौलानी के जरिए धीरे धीरे इजराइल का कब्जा होता चला जा रहा है। गोलान हाइट्स जा चुकी हैं 250 किलोमीटर तक अंदर। तो ये सारी दुनिया देख रही है कि टेररिस्ट को बनाया किसने, टेररिस्ट को यूज कौन कर रहा है, ये तो सबके सामने है। जौलानी तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आखिर जौलानी से इतनी हमदर्दी क्यों है? अभी भी जो है ट्रंप ने क्या कहा है कि जौलानी जो है उसको अपने साथ रखिएगा। किससे कहा? बेंजामिन नेतन्याहू से। वजह क्या है? जौलानी सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा, इजराइल अटैक कर करके सीधे सीधे सीरिया के ऊपर कब्जा करता चला जाएगा। आप बताइए, बशर असद के पीरियड के अंदर कब्जा हुआ या क्या नाम है, जब हिजबुल्लाह वहां के ऊपर थी, क्या वहां सीरिया के ऊपर कब्जा हो पाया? नहीं हो पाया। जितने बार इजराइल ने कब्जा करने की कोशिश की, वहां से क्या नाम है, बशर असद की हुकूमत ने और हिजबुल्लाह ने, इन लोगों ने उनको आरोप ये लगा कि बशर असद एक ईरान समर्थक शिया बहुल रिजीम थी जो कि सुन्नी जो बहुसंख्यक हैं उन पर जुल्म जबर करती थी। अब आई है जो गवर्नमेंट सीरिया के अंदर में वो सही है और वो सुन्नी बहुल गवर्नमेंट आई है, और जो अलवाइड्स हैं वो अब आ गए हैं अल्पसंख्यक के तौर पर। देखिए, अलवाइड्स अल्पसंख्यक में ही थे, ठीक है। सीरिया को इन्होंने डिस्टर्ब कराया। सीरिया को डिस्टर्ब कराने की जरूरत यह है कि सारे जो रीजनल अरब कंट्रीज थे वो सब अमेरिका की गोद के अंदर आ गए थे। बशर असद नहीं आए। बशर असद की सबसे जो बड़ी बातचीत थी कि वो एंटी इजराइल थे। उनके बाप हाफिज असद ने भी जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाना चाहा तो उन्होंने कहा तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, यूनाइटेड नेशन के तुम्हारे हाथ फिलिस्तीनियों के खून में डूबे हुए। बशर असद जो सीरिया था वहां के ऊपर जितने भी फिलिस्तीन की आजादी की फोर्सेस हैं
उनको कहां ट्रेनिंग दी गई? यहीं के ऊपर। 2006 में जब हिजबुल्लाह ने जिसे और क्या नाम है इजराइल से जब जंग हुई 34 दिन की, उसके अंदर सारा सपोर्ट और सप्लाई लाइन कहां से थी? बशर असद की। बशर असद जो है वो ग्रेटर इजराइल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। क्योंकि एक जो अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने शिया सुन्नी का एक कार्ड जो है वो काफी दिनों से खेल रखा है और एक जहन बनाया गया है, ये पेट्रो डॉलर के ऊपर तैयार किया गया है, इसमें बरसों लगे गए हैं। इसमें कहा गया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है, शिया है, इजराइल दुश्मन नहीं है। और आपने देखा कि 2018 के अंदर जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ तो सारे मुस्लिम ममालिक किसके साथ हो गए? खड़े हो गए इब्राहिम। 41 मुल्कों का जो अलायंस बना, जिसके हेड जो थे वो राहिल शरीफ, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ वो थे, तो और वहां के ऊपर ट्रम्प का दामाद कुशनेर आया और मोहम्मद बिन सलमान, और इन सब लोगों ने मिलने के बाद 2018 के अंदर क्या किया था? इजराइल को बेच दिया था। दिक्कत क्या है कि जब 79 में रिवोल्यूशन आया तो खुमैनी साहब ने फिलिस्तीन की जो एम्बेसी यानी इजराइल की एम्बेसी बंद की। शौकत भाटी साहब, ये आप ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, वो ये कि इन सारे मुस्लिम देशों ने मिलकर गजा या फिलिस्तीन की जमीन को इसराइल को बेच दिया था। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी, बात अब सबके सामने आ गई है, सबके सामने आ गया। आप बताएं कि सिवाय रेजोल्यूशन पास करने के इस 2.5 साल की जंग में इन अरब कंट्रीज ने क्या किया? क्वेश्चन मेरा ये है। एक तरफ 79 में ईरान ने क्या कहा? बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीन की आजादी की बातचीत की। बैतुल मुकद्दस तो किबला अव्वल है ना, वो सबका है, उसको आजाद होना चाहिए ना। वहां पर लगातार इजराइल की आर्मी घुसती है, वहां नमाज नहीं पढ़ने देती, उसको गिराना चाहती है, उसको गिराकर जो है हैकले सुलेमानी नस्ब करना चाहती है। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए ईरान ही क्यों, बाकी कंट्री क्यों नहीं? और आज अगर रीजनल कंट्रीज का सपोर्ट ना होता ईरान को, क्या नाम, इजराइल को, तो जो ईरान ने अटैक किया था उसका 80% मिसाइल इंटरसेप्ट कहां से हुआ है? यही जॉर्डन से हुई है, कतर से हुई है। जी जी, अगर ये इंटरसेप्ट ना होता, जिसका 20% मिसाइल गिरने के बाद 33% अगर इजराइल खत्म हो गया, तो आप सोच लिए कि 80% और आता तो क्या होता? तो सवाल ये पैदा होता है कि बैतुल मुकद्दस की और फिलिस्तीन की आजादी ईरान चाहता है, उसके लिए प्रैक्टिकल काम कर रहा है, और जितने धड़े भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अंसारुल्लाह हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हजद शाबी हो, चाहे जो भी आगे, चाहे वहां पे वो लोग तो हमास वाले तो लड़ ही रहे हैं, तो ये तमाम लोग इनकी निगाह में दहशतगर्द हैं। अरब कंट्रीज की निगाह में ईरान को तो छोड़िए, हमास भी दहशतगर्द है। फिलिस्तीन के अंदर जो बैठा हुआ है महमूद अब्बास, उसकी निगाह के अंदर गजा के लोग दहशतगर्द हैं। तो ये एजेंडा किसका है? एक्चुअली ये वहां के ऊपर, गजा के ऊपर कब्जा करके वहां से एक सबसे बड़ा यानी एक बेंगोरियन कैनाल निकालकर जो है हैफा पोर्ट से एक रेड सी के अंदर ले जाना चाहते हैं। वहां पर बहुत तेल है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इनका एक एजेंडा है, मैंने शुरू में कहा, पैसा। उसके लिए दूसरों के मुल्कों के ऊपर जमीन कब्जा करो, उनके आइलैंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करो और उनको बर्बाद करके उनके कैरेक्टर को ऐसी ऐसी चीजें राइज कर दो कि जिससे दुनिया बर्बाद हो, उनको पैसा मिलता रहे। ठीक है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू मिले हैं। एक और बात इस बैठक में, इस मुलाकात में देखने के लिए मिली कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की खूब तारीफ की नेतन्याहू के सामने, और पीएम नेतन्याहू असहज हो गए। इसको कैसे देखें, और क्या ईरान पर फिर खतरा है बड़ा? क्योंकि लगातार इस बैठक में ये मुद्दा उठा कि ईरान हथियार बना रहा है और ये रुक नहीं रहा है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस बार बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। देखिए,
एक बात सुन लीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी स्पीड से ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं हम्म, और उनका कोई दोस्त नहीं है, उनका सिंगल एजेंडा है और ये डिक्लेयर्ड है कि वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड। उनको उनके अलावा किसी को दुनिया में रहने का हक नहीं है, फकत इजरायली और ज्यूज जो हैं वो चूजन पीपल हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू की निगाह में न मोहम्मद बिन सलमान है, न आपके रजब तैयब एर्दोगान है, उनकी निगाह में कोई नहीं है। उनका अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं स्पीड के साथ में। ट्रंप जो है वो क्या करता है, वो मारता है, सहलाता है, झूठ बोलता है। अब उसने इस बात को कहा कि यानी इतनी स्पीड से ना बढ़ो, दोनों का एजेंडा एक है। तो अब क्या मैसेज जाएगा? देखिए ट्रंप ने जो है वो क्या किया, टर्की को लेकर ये कर दिया। अरे भाई, टर्की के जरिए अगर टर्की की गद्दारी ना होती तो आज प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका हुकूमत सीरिया के अंदर होती। बशर असद प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल था, या जौलानी प्रो असद, या जौलानी जो है प्रो अमेरिका और इजराइल है। अगर इतना क्लियर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नफरत में, शिया सुन्नी की नफरत में अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, और तो इसके मतलब दो ही तरीका है, या तो फिर अक्लबंद है या फिर कहीं से फंडिंग मिल रही है कि भाई इस आइडिया को लेके आओ। तो टर्की जो है उसको ये जो बयान दिया है वो टर्की से कोई हमदर्दी नहीं है। ये क्योंकि बड़ी तेजी से ऐसी सिचुएशन बन रही है कि यमन के हालात ऐसे बन रहे हैं कि किस वक्त जो है, और खुद टर्की के लिए खतरा बढ़ रहा है, उधर साइप्रस में, ग्रीस में, वहां के ऊपर इनका इंटरफेरेंस हो रहा है इजराइल का। इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, गठबंधन किया उन्होंने, वहां पर इत्तेहाद किया, वहां के ऊपर कर लिया है। तो वो बड़ी स्पीड से चल रहा है। ट्रम्प कहते हैं कि स्पीड से न चलें, धीरे धीरे चलें। दोनों का एजेंडा एक है। वो रजब तैयब एर्दोगान का हमदर्द नहीं है, वो पहले यूज करता है फिर थ्रो करता है। अमेरिका की पॉलिसी को उठाकर देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन से लेकर जौलानी तक और जिन भी कंट्रीज, उन्होंने इनको यूज किया और फिर उसके बाद थ्रो किया। ये टर्की को भी यूज करेंगे और यूज किया उन्होंने, अभी आगे भी यूज करना चाहते हैं। ट्रंप नहीं चाहता है कि जल्दबाजी में टर्की, ईरान, सऊदी कहीं ये सब एक ना हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी। तो बीच में ये सिचुएशन बन रही थी शौकत भारती साहब, जब टर्की के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर ईरान पहुंचे थे, सऊदी के भी एक बड़े फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अफसर ईरान पहुंचे थे, और तेहरान में ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, इन तीनों की मुलाकात हुई थी। और टर्की के विदेश मंत्री ने खुद कहा था कि बहुत गलत कर रहा है इसराइल, इसको रोकना होगा। इस तरह की बातें शुरू हो गई थी अभी हाल ही में, ये ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 15-20 दिन पुरानी बात है। तो हम क्या देखें, क्या कोई महाज, कोई मोर्चा इसराइल के खिलाफ ईरान, तुर्की, सऊदी का बन सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, एक तरफ तो टर्की, जैसा कि मैंने अभी कहा कि साइप्रस और ग्रीस के तरफ से वो पूरी तरीके से फंस रहा है। दूसरे यमन की तरफ से आप देखिए सऊदी अरब को प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और हमने बार बार कहा कि अरब कंट्रीज की बहुत पुरानी गद्दारी है, और जो गजा के ऊपर सब कुछ हुआ उसके अंदर ही सबके सब साथ थे। तो अब सबकी प्रॉब्लम आ रही है, उधर यमन की तरफ से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब सोमालिया की तरफ से जो है वो सोमालीलैंड का रिकॉग्निशन की बातचीत, अब देखिए उसके ऊपर भी इजराइल ने क्या किया कि उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, अमेरिका ने उसे अप्रिशिएट किया। अमेरिका क्या चाह रहा है और इजराइल क्या चाह रहा है कि यहाँ के ऊपर भी एक अड्डा बन जाए, और वो अड्डा होगा फ्यूचर में इनके लिए खतरा पैदा होगा। तो ये अभी जो बड़ी स्पीड से अमेरिका को अपना फादर बनाकर आगे बढ़ रहे थे, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं हमारे लिए मुसीबत न खड़ी हो जाए। अब ईरान की बातचीत है कि ईरान का एक तरीका है कि वो डिप्लोमेसी का भी गेट खोले रहता है, बात भी करता है और अपनी तैयारी भी रखता है जी। अगर ट्रस्ट तभी डेवलप होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर वाकई इजराइल से सऊदी अरब, कतर,
यानी आपका टर्की ये नाराज हैं, तो ये जो सप्लाई चेन है सबसे पहले उसे तोड़ें। जब ये गजा की वार शुरू हुई थी तो आपको पता होगा कि ओआईसी की मीटिंग में मैंने भी आपके यहाँ कई बार बताया कि उस वक्त खामनाई साहब का यह बयान आया था कि अपनी एयर स्ट्रिप्स रोक दो, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर दो, अपनी सप्लाई चेन को बंद कर दो। जब तक सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, टर्की ये सप्लाई चेन नहीं बंद करेंगे, इनके ऊपर ईरान को ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। वजह क्या है कि जिस इजराइल से तुम्हें खतरा है, उस इजराइल के बॉर्डर, उस इजराइल को तुम्हारे आंख से सप्लाई चेन कैसे मेंटेन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। शौकत भाटी साहब, इसका जवाब रजब तैयब अर्दगान ने अभी ज्यादा नहीं 3-4 महीने पहले ही दिया, 3 महीने करीब हो गए। उन्होंने कहा कि हमने इसराइल से सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए हैं और ये तक कह दिया कि यरूशलेम हमारा है। ऑटोमन एम्पायर ने, सल्तनत उस्मानिया ने यरूशलेम को बसाया था। आप क्या बात करते हैं, हमारा है यरूशलेम। इससे बहुत नाराज हुए थे पीएम नेतन्याहू और यरूशलेम पहुंचकर उन्होंने बयान दिया था कि यरूशलेम हमारा है, 2700 साल से हमारा है। तो इस तरह की बातें अब दोनों देशों के शुरू गई, तो क्या ईरान को तुर्की पर अब ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, बयान के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूं। और ये जो बयान दिया उन्होंने कि रिलेशन कट कर लिया है, सप्लाई लाइन तो वहीं से जा रही है। आखिर जो अजरबैजान से तेल जा रहा है वाया टर्की, उसको क्यों नहीं रोका? सऊदी अरब ने से जो जब हौती ने वो तमाम रास्तों को बंद कर दिया और उसके बाद सारे ट्रक आकर यूएई उतर रहे, सारे जहाज, और उसके बाद यूएई से बाकायदा तौर के ऊपर सऊदी अरब और सऊदी अरब से होता हुआ और जाकर क्या नाम है आपके मिस्र से होता हुआ ये सारा सामान और जॉर्डन से होता हुआ जो सप्लाई चेन है, ये बंद हो गई? नहीं बंद हुई। बयानबाजी तो दे रहे हैं पहले दिन से। आप पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रजब तैयब अर्दगान ने इन तमाम मामलात में सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं किया और अमेरिका और इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए बशर असद की हुकूमत को गिराया, जोलानी को सपोर्ट किया, और फिलिस्तीनियों की सप्लाई लाइन काटी। किसके वजह से कटी सप्लाई लाइन? ये टर्की के बगैर कट सकती थी? हम सिर्फ बयान चाहिए, सिर्फ बयान से काम हो जाएगा? तो इनके लिए आप एक टर्मिनोलॉजी, एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। आपने हमारे जो वीडियो भी हमारे साथ आप शेयर करते हैं, बात करते हैं, उसमें भी आप कहते हैं कि ये मुनाफिक हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस को देखकर बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि वाकई ये मुनाफिक हैं, और कुछ लोग आपका विरोध भी करते हैं, आपकी आलोचना भी करते हैं। तो क्या ये तमाम अरब मुल्कों और टर्की वगैरह को मुनाफिक माना जाए? देखिए, मैं जो बात है, देखिए बात जब करनी चाहिए तो उसका कुछ सोर्स होना चाहिए। जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैंने बहुत सी एजेंसीज को सुना, उस पर जहन बनाया, गौर व फिक्र किया। तो एक तो जब मैं न्यूज पर बात करता हूं तो उसके लिए न मेरा कोई एजेंडा है कि मैं किसी को सपोर्ट करूं। दूसरी बातचीत है कि मैं एक मुसलमान हूं जी, मेरा भरोसा कुरान पर है। कुरान ने क्लियर कट कहा है कि जो इनको अपना सरप्रस्त बनाएगा, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो जाके सूरह मायदा की आयत 51 से 55 खोल के पढ़ लें, जो इनको सरप्रस्त बनाएगा वो उन्हीं में होगा। आप ये बताइए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कतर ने अमेरिका को क्यों किया? उसको जहाज भी दिया, पैसा भी दिया। सऊदी अरब ने क्या किया है? सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ बच्चे गजा के मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, वहां पर इस वक्त की जो सिचुएशन है इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते, पानी भरा हुआ है। ये वहां के ऊपर उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है, इन्होंने क्या किया कि पूरी मदद करने के बाद जो है बशर असद की हुकूमत को गिराकर जोलानी को लाकर खड़ा कर दिया। ये मदद किसकी की? मदद की इन्होंने अमेरिका की। और उसी बात को वह कह रहा है आज ट्रंप खड़ा होके कि टर्की हमारा दोस्त है। टर्की ने क्या कर दिया जो उनकी दोस्ती है? टर्की उनका दोस्त है, ये क्यों कह रहे हैं? जोलानी उनका दोस्त हो सकता है, ठीक है? तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुनाफिक की बातचीत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये कुरान इन्हें मुनाफिक कह रहा है। तो अब अगर वो मुस्लिम्स जो मेरे ऊपर एतराज करते हैं तो मेरे ऊपर एतराज ना करें, वो कुरान के ऊपर एतराज करें। कुरान कहता है कि ये उन्हीं में है। देखिए, फिलिस्तीन के इशू ने क्लियर कर दिया, गाजा के 2.5 साल के मामलात के अंदर क्लियर कर दिया कि ना इनको औरतों की परवाह है, ना बच्चों की परवाह है, ना किसी की परवाह है। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी यानी बेंजामिन नेतन्याहू को जेनोसाइड करने वाला मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया। आप ये बताइए, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, अरब कंट्रीज में कितना प्रोटेस्ट हुआ। अभी कल परसों की मैं एक टर्की की एक औरत अपने गले के अंदर एक फिलिस्तीन का फ्लैग या सिंबल लगाए हुए थी, मदीने ज़ियारत के अंदर गई थी, वहां की पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ये फिलिस्तीन का झंडा क्यों लगाए हुए हो यहाँ के ऊपर। मतलब आप फिलिस्तीन के बारे में कुछ बोलोगे नहीं, इतना जुल्म हो रहा है। कुरान कह रहा है कि जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो, मजलूमों की मदद करो। और इमाम काबा ने कोई अपील की क्या? किबला अव्वल की आजादी की अपील खाने काबा से नहीं होनी चाहिए, जबकि किबला अव्वल खतरे में है। तो ये मैं इनको हिपोक्रेट जो मुनाफिक कहता हूं, मैं इसी से कहता हूं। अब ये किबला अव्वल हम अपने दर्शकों को बता दें, किबला अव्वल मतलब मुसलमानों का पहला किबला वो थी मस्जिद अक्सा मानी जाती है यरूशलेम में जो है। और ईरान और उसके मुकावमती रेजिस्टेंस जो संगठन है वो इसी यरूशलेम की आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा शौकत भारती साहब, हमास क्या हथियार डाल देगा? जो सिचुएशन बन रही है, कई मुस्लिम देशों की फौज भी वहां पर जाने वाली है, हमास पर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसराइल के जरिए भी, अमेरिका के जरिए भी। क्या सिचुएशन बन सकती है? थोड़ा सा संक्षेप में समझाइएगा, उसके बाद मैं हिजबुल्लाह पर आ रहा हूं क्योंकि वहां पर भी यही प्रेशर है। देखिए, हमास का अभी जो लीडर है अबू उबैदा, वो भी रिपोर्ट आ गई कि वो मार दिए गए, ठीक है जी, जो प्रवक्ता भी थे उनके तर्जुमान। हाँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास को कमजोर करने का पूरा काम चल रहा है, उनके टॉप के लीडर्स मारे जा चुके हैं और ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं ये सब मिलकर जो है हमास को कमजोर कर रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब का बयान है कि वेस्ट बैंक को अगर आप नहीं वो करेंगे तो हम आपके साथ नॉर्मलाइजेशन में जा सकते हैं। क्या मतलब है? इसके मतलब गजा ले जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि और उसकी जो सप्लाई लाइन थी हमास की, वो कहां से मेंटेन थी? सीरिया से, उसे काट दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईरान, शौकत भारती साहब, यहाँ पर इस सिचुएशन में और इस हालात में ईरान एतराज क्यों नहीं करता है? या फिर ईरान 12 दिनों की जंग के बाद इतना लांगर हो गया है, इतना लस्त हो गया है, इतना कुट पिट के बराबर हो गया है कि अब वो इस हालत में नहीं है? नहीं, देखिए बात क्या है कि अभी ये बहुत बड़ा गेम है कि अगर ईरान अभी डायरेक्ट अटैक कर दे, इसी से ईरान क्या कह रहा है, हम पर अटैक करोगे तो हम अटैक करेंगे, और तैयारी पूरी कर रहा है। वजह क्या है कि अगर अभी ईरान अटैक कर देगा तो यही गल्फ कंट्रीज चिल्लाने लगेंगे हम तो नेगोशिएशन की बातचीत कर रहे थे। अभी देखिए ट्रंप ने कहा है कि वो रिकंस्ट्रक्शन, अभी बयान देखिए उसमें, हम गजा का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। देखिए लगाया ना मक्खन। तो ये किसके जरिए हो रहा है? कल ये कहेंगे साहब हम तो रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, हमने तो पीस को मेंटेन कर दिया था, धीरे धीरे पीस आगे बढ़ रही थी, लेकिन ईरान ने अटैक करने के बाद उसको खत्म कर दिया। ये वही अरब कंट्रीज, यही कतर कहेगा, यही सऊदी कहेगा, यही जॉर्डन कहेगा, यही इजिप्ट कहेगा, यही यूएई कहेगा। तो ये ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। आप देखें ना, आप तो खुद तमाम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी 25 साल में कोई मदद ना करने के बाद और ईरान ने अपने टॉप लीडरशिप को खो देने के बाद बहुत से लोग जो हैं अभी भी अमेरिका और टर्की की तारीफ करते हैं और ईरान की बुराई करते हैं। ईरान में अगर छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट को बता रहे हैं कि वहां रिवोल्यूशन, अरे भाई महंगाई हो गई तो प्रोटेस्ट होगा। तो और ये मतलब डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। मेरा सवाल यह है कि 25 महीने से
तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने सिवाय ओआईसी की मीटिंग करने के क्या सपोर्ट किया गाजा को, और धीरे धीरे गाजा सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है या एक्सपैंड कर रहा है। ये फौजें इजराइल की वापस जा रही हैं या उन्होंने वहीं के ऊपर एक येलो लाइन करके अपना बॉर्डर बना रखा है। तो इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ड्रामेबाज। और अगर ईरान अभी अटैक कर दे, तो कल देखिएगा तमाम मीडिया चिल्ला, अच्छी खासी बातें हो रही थी और वो तो भैया ये जो शिया सुन्नी करने वाले हैं इनको एक टेस्टर है, ये बताएं कि हमास सुन्नी है, फिलिस्तीनी सुन्नी है। अगर ईरान की तरफ से शिया सुन्नी हो रहा है तो फिर ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों कर रहा है? किबला अव्वल तो सुन्नियों का भी है, शियों का भी है, आखिर ईरान ही क्यों बोल रहा है? तो ये जो एक मिशन, देखिए फंडिंग होती है, प्रोपेगेंडा होता है, लोग जी बिल्कुल। लेकिन अरब देश, शौकत भारती साहब, अरब देश ये भी मानते रहे हैं, न कहें लेकिन उनका ये थ्रेट है, उनको ये सुरक्षा की फिक्र है कि ईरान ने क्या किया है, 40 से भी ज्यादा अपनी रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमें, या जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, उनके जरिए पूरे मिडिल ईस्ट को घेर लिया है और उसमें ये सारे अरब देश भी उससे घिरे पड़े हुए हैं। इसलिए उनको लगता है कि कल को अगर कोई भी बात ऐसी होती तो ये सारी तंजीमें हम पे चढ़ बैठेंगी और ईरान इस पूरे रीजन में जो है एक बड़ी पावर बन जाएगा, सुप्रीम पावर बन जाएगा, क्योंकि ईरान का छुपा हुआ एजेंडा भी वही है, शिया पावर बनना। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं होने दे सकते और यही वजह है कि वो लगातार इसको लेकर अपना मोर्चा बनाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? वो फिर उसमें बड़ी ताकतों का सहयोग ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ईरान भी तो चीन का, रूस का और भी देशों का सहयोग लेता है उस खित्ते में अपना दबदबा बनाने के लिए। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस सवाल का होना बहुत जरूरी था। सबसे पहले जब आप ईरान को देखते हैं तो 79 के रिवोल्यूशन की बातचीत देखिए। ईरान ने 79 के रिवोल्यूशन के बाद दुनिया के तमाम मुसलमानों से कहा कि अगर मिलकर एक एक बाल्टी पानी डाल दो तो इजराइल बह जाएगा। ईरान का पहले दिन से एजेंडा क्या था कि अगर मुस्लिम उम्मा मिलने के बाद मुत्तहिद हो जाए, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मैंने खुद सऊदी अरब के अंदर अपनी इन आंखों से देखा कि 1983 के अंदर हज के जो अय्याम चल रहे थे, उन हज को खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा जुलूस ईरानियों की तरफ से निकला। वहां पर बैतुल मुकद्दस का मॉडल था और उनकी छतरियों के ऊपर लिखा था या अय्युहल मुस्लिमून इत्तहदू इत्तहदू, ए मुसलमानों एक हो जाओ क़िबला अव्वल की आजादी के लिए। ठीक है, तो अगर क़िबला अव्वल की आजादी की काल 79 से चल रही है और सारे जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो कान में तेल डालकर बैठे हैं, तो उन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर रहने वाली तंजीमें अगर बैतुल मुकद्दस की आजादी और फिलिस्तीन की आजादी के लिए एकजुट हो रही हैं, उनका एजेंडा क्या है? फिलिस्तीन की आजादी, फिलिस्तीन की आजादी, अमेरिका के वर्चस्व से खाली कराना, वो अमेरिका और ब्रिटेन जो डिवाइड एंड रूल करके उम्मत को तोड़ रहे हैं उनको अलग करना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर फिलिस्तीन की आजादी के लिए शिया तंजीमें खड़ी हुई तो क्या हमास सुन्नी तंजीम नहीं खड़ी हुई है? या इस्लामिक जिहाद जो है फिलिस्तीन के लिबरेशन की सुन्नी तंजीम नहीं खड़ी हुई है? क्या बहुत सी और लेबनान के अंदर जो तंजीमें हैं सुन्नी, क्या वो बैतुल मुकद्दस के लिए? तो वहां तो शिया और सुन्नी की बात ही नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ फिलिस्तीन की आजादी की बातचीत हो रही है। आज फिलिस्तीन को तमाम इस्लामिक कंट्रीज मिलकर खाली करा दे। भाई ये बताइए, ये जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने सऊदी अरब पर अटैक किया, कतर पर अटैक किया, जॉर्डन पर अटैक किया, इजिप्ट पर अटैक किया, कुवैत पर अटैक किया, यूएई पर अटैक किया नहीं किया? इसके मतलब एजेंडा क्लियर है, बैतुल मुकद्दस की आजादी। सवाल ये पैदा होता है, ये तो प्रोपेगेंडा है कि ये आ जाएगा तो हम इनका साथ लेंगे। क्या ईरान से के रिवोल्यूशन से पहले अमेरिका का बेस जो है, क्या नाम है, यहां पर नहीं था सऊदी अरब के अंदर? सऊदी अरब का इस्टेब्लिशमेंट ही जो है
किसने किया? ऑटोमन एम्पायर को किसने गिराया? चले जाइए पीछे। ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए पीछे अंग्रेज थे, उन्होंने इन सबको परचेस किया, डिवाइड एंड रूल का एजेंडा किया। ये जो हुकूमत में बैठे हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके फोर फादर मोहम्मद इब्ने सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इन दोनों के कनेक्शन से, दोनों अंग्रेजों के एजेंट थे। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को गिराया। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, और बहुत सख्त बयान दे रहे हैं शौकत भारती साहब। ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए भी नुकसानदेह है, और इनके ही वजह से वो ताकतें जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं वो अपने एजेंडे में कामयाब हुई हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद साहब हैं, उसामा बिन लादेन नहीं है, मुल्ला उमर नहीं है, जौलानी नहीं है, अबू बकर बगदादी नहीं है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नहीं है, मोहम्मद इब्ने सऊद नहीं है। हमारा रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, और हमारे रोल मॉडल मोहम्मद साहब है। बड़ी बात। लेकिन एक बार मैं फिर हिजबुल्लाह की तरफ जाना चाहूंगा, जिस पर जबरदस्त प्रेशर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स कहलाती है, लेबनान की तंजीम है, इजराइल से लगातार मुकाबले में है, उस पर दबाव हथियार डालने का दिसंबर की डेडलाइन खत्म हो रही है। 2026 में भयंकर जंग होगी क्या? और क्या ईरान इसमें कूदेगा इस जंग में? क्या मिडिल ईस्ट अभी शांत नहीं हुआ है? वेस्ट एशिया शांत नहीं हुआ है? मिडिल ईस्ट किसी वक्त भी जल जाएगा। बहुत बड़ी बात। अभी आपने देखिए कि यूएई की गद्दारी देखा आपने? यूएई ने एसटीसी को खड़ा कर दिया, कहा यमन के अंदर, और एक तरफ जो है आप देखें कि सोमालिया लैंड को रिकॉग्नाइज करने का बयान जारी कर दिया इजराइल ने, दूसरी तरफ उसने कहा कि हम एसटीएस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ये किसका कंधा इस्तेमाल हुआ? यूएई का। मैं काफी दिनों से कह रहा हूं इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो यमन के अंदर तैयारी की जा रही है, एक तो यमन के अंदर एसटीसी के जरिए तैयारी की जा रही है अंसारुल्लाह को घेरने की, दूसरे तरफ जो है सोमालिया लैंड के तरफ जो है वो वहां के ऊपर से घेरने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। अब यकीनन तीसरी तरफ हमने बताया ना कि साइप्रस की तरफ से, ग्रीस की तरफ से टर्की को घेरने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। और इधर लेबनान में जी हाँ, आप देखिए कि नाइजर के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सब लोग हथियार उठा लें, और ये जो क्या नाम है लड़ाके जो हैं, अब लोगों के सबके समझ में आ गया है कि ये तमाम लड़ाके बनाए किसने हैं, ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए किसने हैं, ये किसको फायदा पहुंचाती हैं, ये अमेरिका को, ये इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए, यूरोप को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारे रिसोर्सेस को लूटने के लिए। तो अब अफ्रीका तक एक हंगामा चल रहा है कि इनको पहले कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये तमाम फोर्सेस जो हैं अगर आप देखें तो ये नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके पीछे बाकायदा तौर पे फायदा किसको पहुंच रहा है? मैं हिजबुल्लाह पर था, मैं लेबनान पर था। बहुत अच्छी बात है। आइए आप हिजबुल्लाह को ये बताइए कि इजराइल को 2006 के अंदर 34 दिन की जंग में डिफीट किसने किया? हिजबुल्लाह ने। किसके वजह से? ईरान की वजह से। ईरान बहुत दूर था, सपोर्ट कहां से मिल सकता था? सीरिया से। सीरिया में कौन सपोर्ट दे रहा था? बशर असद। तो उसके बाद आईसिस खड़ी की गई। आईसिस को पूरी सप्लाई जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान का एक बॉर्डर है जहां के ऊपर अमेरिकन बेस बना हुआ है। उस बेस से पूरी तरीके से दुनिया भर के टेररिस्ट को बुलाकर, 80 कंट्री के टेररिस्ट को बुलाकर बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका अलायंस ने पूरी कोशिश की कि अब हम नहीं मरेंगे, तुम ही मरो। तो जिहाद के नाम पर अबू बकर बगदादी को और दुनिया भर के बहुत से ग्रुप जो थे वो सीरिया के उस वक्त बचाने के लिए हिजबुल्लाह गया था। उस वक्त गया हिजबुल्लाह,
हिजबुल्ला अगर न जाता तो ये बहुत पहले सीरिया के ऊपर कब्जा कर लेते। बशर असद की हुकूमत बच नहीं पा रही थी, दमिश्क तक बची थी। तो मेरा सवाल वही है कि बशर अल असद गए, यमन भी, इधर हूतियों को भी घेर लिया गया, अब हिजबुल्लाह की बारी है। क्या हिजबुल्लाह ऐसा होने देगा, क्योंकि बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत ताकतवर है, क्या वो रिएक्ट करेगा और फिर भयानक जंग होगी? उसको डिसआर्म कर ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वजह वो लड़ेंगे जब हमास को पूरा अमेरिका, इजराइल और यूरोप मिलकर डिसआर्म नहीं कर सका, तो लेबनान की गवर्नमेंट जो है वो डिसआर्म कर लेगी। ये खेल खेला जा रहा है कि अंदर से उसको हम लड़ाकर कमजोर कर लें। यानी अब लेबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह टकरा जाए, वहां पर डिस्टर्ब हो जाए हिजबुल्लाह, यमन को वहां के ऊपर से कमजोर कर दिया जाए, ठीक है। यहां हमने सीरिया के अंदर अपना सब कब्जा कर ही लिया है, गोलान हाइट्स ये तो हमारा ही हो चुका है। टर्की को हमको वहां के ऊपर एंगेज कर देना है, ग्रीस और वहां के ऊपर, साइप्रस के उस जगह के ऊपर। सऊदी अरब को हमको वहां के ऊपर एंगेज कर देना है। ये चारों तरफ इंगेज करने का खेल खेला जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बगैर मदद के अमेरिका के, इजराइल के, हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होगी। और लेकिन और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। ये भी सुन लीजिए। क्या हिजबुल्लाह के लिए ईरान मैदान में उतरेगा? 100%। बहुत बड़ी बात, फिर बड़ा दावा आपकी तरफ से, फिर बड़ा दावा। अरे जब कहा जा रहा है शौकत भारती साहब कि ईरान खुद कमजोर हो गया है, 12 दिनों की जंग में उनकी टॉप आईआरजीसी की लीडरशिप मार दी गई, उनके वैज्ञानिक साइंसदान मार दिए गए, सुप्रीम लीडर को खुद जो है सेफ जोन में जाना पड़ा, इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को। ऐसे में ईरान क्या हिजबुल्लाह को बचाने आएगा? देखिए, आप खामनेई साहब का एक बयान याद रखिए। जी। कुछ लोग जो हैं वो अपना रोल मॉडल अच्छे लोगों को जब बनाते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। उन्होंने कहा मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें इमाम हुसैन के रास्ते के ऊपर गामजन रहना है। मतलब क्या रास्ता था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो अब अगर ईरान का ये एजेंडा है जो चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मैं रहूं या ना रहूं। और आपने देखा कि टॉप कमांडरशिप मार दी गई, उसके बाद फिर मारी गई, उसके बाद फिर वो इस्टेब्लिश्ड हो गए। इस वक्त इकोनॉमिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंटरनल सारे काम को करने की कोशिश की जा रही है, रजा शाह पहलवी के बेटे को लाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी पूरी कोशिश है, लेकिन उसके साथ में तैयारी भी ईरान ने पूरी तरीके से कर रखी है। और ईरान अटैक अभी भी कर सकता है जी। ईरान अटैक इसलिए नहीं कर रहा है कि जैसे ही अटैक करेंगे तो फौरन कहेंगे उसने अटैक कर दिया। तो डिफेंस की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट होगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बातचीत होगी तो ईरान 100% उसमें उतरेगा, यमन भी उतरेगा। और आप ये देख लीजिएगा कि ये सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो एक साथ उतरेंगे। अब उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन जो आ गई है, अब उनको टर्की को कह दिया है, सऊदी को कह दिया है कि अपनी आंख खोलो, तुम्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, अब भी तुम लोग नींद से जागो। आज आप बताइए तमाम अलायंस मिल जाए इजराइल के खिलाफ जी, तो आप यकीन मानिए कि इजराइल को जो भी मदद पहुंची है, हमास को कमजोर करने में अरब कंट्रीज ने काम किया है, टर्की ने काम किया है, सब ने काम किया है, हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए काम किया है। लेबनान जो है डायरेक्शन किसका लेता है, वो क्या नाम है, सऊदी अरब का। सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर डिसआर्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये किसी और को कमजोर नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट है जिन लोगों के ऊपर, वो इनको खतरे के अंदर ले जा रहे हैं। अब ये आवाज सऊदी अरब में भी उठने लगी है, टर्की में भी उठने लगी है, यमन के अंदर भी उठने लगी है, तमाम कंट्रीज के अंदर उठने लगी। ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ग्रेटर इजराइल एक्सपेंड कर रहा है।
इजराइल तो अपना सारा खेल खेलता चला जा रहा है और तुम लोग वही गजा के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम लोग इसी के चक्कर में पड़े हो, ईरान के चक्कर में पड़े हो। वेट एंड वॉच का नतीजा यह हुआ कि इस वक्त अरब कंट्रीज की जो आवाम है उसके अंदर बड़ी बेचैनी है, जिस तरह से इजराइल अपने ग्रेटर एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को, और ट्रम्प जैसे उसके पीठ को थपथपा कर इसको आगे ले जा रहे हैं। तो वो अब सबके समझ में आ रहा है। अब इनके लिए फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब ये ईरान, सऊदी अरब ये तय करेंगे कि उनके साथ हैं या नहीं है। आपने देखा कतर पे अटैक कराया। कतर शौकत भारती साहब, तय करना ही क्या है जब इतना भारी इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने पर ये मुल्क करते हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, एक प्लेन गिफ्ट करते हैं और इतना भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के लिए कार्य योजनाएं बन रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोग छोड़ देंगे? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आमतौर पर सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, वो लोग भी जो कि इस पूरी सिचुएशन के बारे में नहीं जानते और कहते हैं कि भाई अगर गजा को खूबसूरत बनाने की कोशिश हो रही है, वो एक हब बन जाएगा, वहां दुनिया की सारी सुविधाएं होंगी, तो शौकत भारती जैसे लोगों को या ईरान को दिक्कत क्या है? काहे की तकलीफ है? क्या लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या वो सुकून में नहीं होनी चाहिए कि बस जिंदगी भर रेजिस्टेंस करते रहें, बार बार रेजिस्टेंस करते रहें? ये कैसी मुकावमत, ये कैसा रेजिस्टेंस है? अब आप ये बताइए, खुदा ना खास्ता जिस तरह की बदतमीजियां हमारे साथ में, हिंदुस्तान के साथ में ट्रम्प कर रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है तुम ब्रिक्स में नहीं जाओगे, ये नहीं जाओगे, खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा हो जाए और सारी फैसिलिटीज हमको दे दी जाएं, तो जो वाकई भारतीय है, जिसको अपने मुल्क से, जिसको अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, तो क्या ये उसकी जमीन इतनी सस्ती है कि अगर वहां पर, यहां पर यूनिवर्सिटी बना दी जाए, यहां पर नौकरियां दे दी जाएं, तो क्या इसको हम बेच देंगे? हम तो वो हैं कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहां के ऊपर थी, हमने लड़कर भगाया है। कोई भी खुददार शख्स जिस धरती के ऊपर पैदा होता है, उसको उस धरती से मोहब्बत होती है, वो उसकी अपनी धरती होती है। हमारे हिंदुस्तान में तो धरती को मां कहा जाता है। उसको बचाने के लिए 100% लड़ना चाहिए। ये कौन सी बातचीत है कि हम यहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे और उसके बाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज बना देंगे और उसके बाद हम यहाँ से कमाते रहेंगे, तुम्हारा गैस और तुम्हारी तेल और तुम्हारी तमाम आजादी जो है वो खत्म कर देंगे और फिर तुम हमारे कस्टमर बन जाओगे, हम अय्याशी के सारे अड्डे खोल देंगे, यहाँ पोर्न इंडस्ट्री होगी, यहाँ ड्रग्स बिकेगा, यहाँ कैसीनो होगा, तुम बर्बाद होके हमें पेमेंट करते रहोगे। ये एहसान नहीं है। एक नई इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं कि वो लोग जो बुराइयों को बुरा कहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को मेंटेन करें, हम ना जुआड़ी बने, ना हम शराबी बने, ना ड्रग्स लें, ना हम अय्याश बने, हमारी औलाद एक अच्छा इंसान बनकर जिए, ये तो वो तमाम फैसिलिटीज दे देंगे वहां के ऊपर कि जो चाहे करो। और उसके बाद जैसा इन्होंने ईरान के अंदर किया था, वहां से क्या किया था, ईरानियों का पैसा लूट रहे थे, वो कैसीनो में जाते थे, पैसा इनको मिलता था, वो ड्रग्स लेते थे, पैसा इनको मिलता था, वो बार में जाते थे, पैसा इनको मिलता था, वो डांस बार में जाते थे, पैसा इनको मिलता था। तो ये अपनी इंडस्ट्री कायम करने के लिए आए। इनको अगर फिलिस्तीनियों से मोहब्बत होती तो रोटी पहुंचाते, पानी पहुंचाते। इनको अगर उनसे मोहब्बत होती, इस 2.5 साल की जंग में जितनी बार भी यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए बात की गई, हर बार 10 बार विटो किया है अमेरिका ने। मतलब क्या है? और अभी भी मारने दे रहे हैं, मर रहे हैं रोजाना। 1000 से ज्यादा वायलेशन सीज फायर का हुआ है, लेबनान का भी और फिलिस्तीन का भी। ये सिर्फ बातें हैं, ये बेवकूफ, ये इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, ये पेड लोग हैं या बेवकूफ लोग हैं? इनकी अपनी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। जी, लेकिन एक चर्चा ये भी चलती है
इस्राएल के रहते हुए या इस्राएल कभी कभी और अमेरिका, जिस तरह से अमेरिका का हाथ इस्राएल पर है, उन दोनों के बीच में सदाबहार दोस्ती है, नामुमकिन है कि कयाम फिलिस्तीन कभी हो, धरती पर फिलिस्तीन जैसे मुल्क का कभी वजूद हो, ये नामुमकिन है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इससे ऊपर अब सोचना चाहिए, और शायद यही वजह है कि अरब देश भी सोचते हैं कि ठीक है, एक टू स्टेट का कहीं दर्जा मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इसके लिए ईरान जैसे पूरी ताकत झोंक के एक ही एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है, और भी काम है दुनिया में। आप एक बात समझ लें कि अब इस तरह की जो बातें करते हैं, इसके मतलब इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई, और जब इंसानियत खत्म हो जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता। इनके पास पूरी ताकत है फिलिस्तीन की जमीन लेके देने की, इनके पास पूरी ताकत है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर दें, अभी सप्लाई चेन बंद कर दें, और अभी इनके खिलाफ यूनाइट होकर एक फोर्स बना लें। आप ये देखिए कि ये बगैर किसी लड़ाई के सरेंडर कर जाएंगे। एक ओआईसी की मीटिंग बुलाएं, उसके बाद जो है वहां के ऊपर तय करें कि अब फोर्सफुली इसे रोका जाएगा, हमारी फौजें अलर्ट हैं। अभी देखिए क्या हो जाएगा। ये करना नहीं है। आखिर ये फौज रखी किस वास्ते है तुमने? ये सबसे ज्यादा हथियार कतर ने क्यों खरीदा है गल्फ के अंदर? सऊदी अरब ने क्यों खरीदा है? ये एक से एक फाइटर जेट्स क्यों खरीदे हैं? किस खरीदा है ना, ईरान से मुकाबला करने के लिए खरीदा है, हुतियों से मुकाबला करने के लिए खरीदा है, और भी उनके जो रेजिस्टेंस है उनसे मुकाबला करने के लिए खरीदा है। तो मतलब यह है कि आपको न किबला अव्वल की परवाह है, न फिलिस्तीन की परवाह है, न इंसानियत की परवाह है। मैं तो आपसे बहुत अच्छा यूरोप के उन लोगों को समझता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट किया, उन स्टूडेंट्स को समझता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर चौपट किया। मैं उन लोगों को समझता हूं कि जिन्होंने नौकरियों से इस्तीफे दिए। मैं उन डॉक्टर्स को सल्यूट करता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन का जुल्म देखने के बाद जो आकर रिपोर्ट दी है फॉरेन के डॉक्टर्स ने। हाँ, उन यूनाइटेड नेशन के जो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग गए थे, जिन्होंने आके बयान किया है, उस बच्ची को जो फ्लोटोला लेकर आई थी वहां के ऊपर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। सवाल ये पैदा होता है, इंसानियत अगर मर जाए, आप ये बताइए, अगर आपके मोहल्ले में 4 गुंडे बदतमीजी करने लगे और आप 2000 लोग खामोश रहे तो बदतमीजी बढ़ेगी, लेकिन 2000 लोग खड़े हो जाएंगे तो ये 4 गुंडों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से जो फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा किया बेंजामिन क्या नाम है इजराइल ने, सब देखते रहे। यूनाइटेड नेशन के किसी रेजोल्यूशन को नहीं माना, सब देखते रहे। 2 नेशन की बातचीत हुई, सब देखते रहे, सब रिलेशन करते रहे, सब उनसे जुड़ते रहे, सब फायदा, क्योंकि सबको पीछे कौन था? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन क्या चाहता था कि जो हमने कॉलोनी स्टेब्लिश की है इसको तुमको प्रमोट करना है। तो ये अपना, अच्छा, इनके तमाम वो एसेट्स जो गल्फ के अंदर हैं वो पड़े हुए हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके वीडियोस उनके पास हैं। अभी तो जेफरी एप्स्टाइन की जो फिर आपने आरोप लगाया, बहुत गंभीर आरोप लगाया आपने। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूं कि वो फाइल अभी खुलने दीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा होना दिए। जेफरी एप्स्टाइन की फाइल खुलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और कितने लोग कहाँ के हैं और कैसे वो यूज हो रहे हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। खुलने दीजिए, चीजें छिपती नहीं है। जुर्म काफी दिन तक नहीं छुपता, एक दिन एक्सपोज होकर सामने आता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। वेट एंड वॉच कीजिए। और ये कि वो सब ले लेंगे, खत्म कर देंगे, ये गलत फहमी है। याद रखिएगा, स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है, ठीक है, उसके बाद जब स्प्रिंग जो है रिलीज होती है तो उससे ज्यादा फोर्स से आती है। ये जो मुकावमत को इनको उनको, ये आतंकवादी नहीं है जो तुमने तैयार किए हैं, ये मुकावमत है, ये रेजिस्टेंस है। बहुत फर्क है।
वो अपने कंट्री को बचा रहे हैं, वो अपने उसूलों को बचा रहे हैं, वो अपनी जमीन को बचा रहे हैं, वो अपने किबले अव्वल को बचा रहे हैं। और जो तुमने तैयार किया, ओसामा बिन लादेन हो, मुल्ला उमर हो, अबू बकर बगदादी हो, जौलानी हो, ये सिर्फ इस्लाम के माथे पर कलंक का टीका, ये तुम्हारा टूल है। इन्होंने कोई काम नहीं किया फिलिस्तीन के फेवर में, इन्होंने सारा काम किया उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज को डिस्टर्ब करने के लिए और बर्बादी करने के लिए। और जो सेक्टेरियन कार्ड जिन लोगों ने खेला है ना, इनको यहां नहीं वहां जवाब देना पड़ेगा। पेट्रो डॉलर पर चलने वाले जो इदारे हैं, इन्होंने जिस तरह से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को बोलते हैं, पहुंचाया है, मैं बहुत सख्त बोलते हैं। आपको खौफ नहीं आता? आपको खौफ नहीं आता? खौफ की क्या जरूरत है? अगर हम खुदा पर भरोसा छोड़ दें, सच बोलने वाले को खौफ नहीं करना चाहिए। सच सच है और सच बोलना चाहिए, और सच नहीं बोलेंगे तो झूठ पनपता रहेगा, और झूठ पनपते पनपते इस स्टेज पर पहुंच जाएगा जो आप देख रहे हैं कि बच्चे मारे जा रहे हैं और जुल्म हो रहा है। 2.5 साल से जुल्म की कोई एक ऐसी सीढ़ी नहीं है जिसको क्रॉस न किया गया हो, और ये अपने आप को इंसानियत का अलंबरदार कहने वाली दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार ट्रंप जो है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की पीठ ठोक रहा है और क्या कह रहा है कि हम उन लोगों को मिटा देंगे जो फिलिस्तीन का डिफेंस कर रहे हैं। और उसने कहा कि हमने राइट दे रखा है कि वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। ठीक है, तुमने अभी थोड़ी दिया है, तुम तो दे रखे हो। ये तो बेवकूफ बनाने की बात की, अभी ये कह दिया। तुम्हारा एजेंडा है, वो एजेंडा तुम्हारा। चलते चलते शौकत भारती साहब, जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की, इसके हवाले से और जो सिचुएशन बन रही है, एक लास्ट में आपकी एक पेशन गोई, आपकी एक भविष्यवाणी लेंगे, क्योंकि आप लगातार मिडिल ईस्ट पर नजर रखते हैं, उसको लेकर के आपकी मजबूत स्टडी, और हमने खुद देखा है लाइव हिंदुस्तान पर आपने जो जो पेशन गोइयां की, जो जो भविष्यवाणियां की, वो सही साबित हुई मिडिल ईस्ट के हवाले से। आपने एक बार कहा था, काफी पहले कहा था, कि एक वक्त आएगा जब ईरान अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनको धराशाही कर देगा, उन पर हमला करेगा, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी नाजुक नस होगी। और वो हुआ, ईरान ने कतर के एयरबेस पर हमला किया अमेरिकन, और उसके बाद अमेरिका को इस जंग को रोकना पड़ा था 12 दिनों की। तो आपकी ऐसी बहुत सी बातें जो तत्काल समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसका असर हम लोगों ने वक्त के साथ देखा। एक पेशन गोई, एक भविष्यवाणी आपसे चाहेंगे मिडिल ईस्ट के हवाले से, ताजा सूरत हाल की रोशनी में। ताजा सूरत हाल की रोशनी में है कि यूनाइटेड नेशन अगर अपने किरदार को अता करते हुए रियल तरीके से पीस नहीं करा देगा, तो फिर सिचुएशन ये समझिए कि हालात अगर बदल गए तो लिख लीजिए कि ना फिलिस्तीन, ना इजराइल यहां पर रहेगा और ना अमेरिकन बेसेस रहेंगे। क्योंकि रिवोल्यूशन अगर बढ़ गया, और जिसके चांसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर नतीजा क्या होगा? ना सपोर्ट कौन करेगा? भाई, इजराइल के खिलाफ जो मूवमेंट चलेगा उसमें सपोर्ट करेगा अमेरिका। जब अमेरिका चलेगा तो अमेरिकन बेसिस भी आएंगे। आपने देखा कि इराक के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हुए, सीरिया के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हुए। तो फिर मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि अमेरिका अगर बाज नहीं आया तो सिर्फ उसको ना सिर्फ इजराइल से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उसके जितने बेसेस हैं वहां के ऊपर, उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कि अब पूरी दुनिया के समझ में आ गया, चाइना के भी समझ में आ गया, रशिया के भी समझ में आ गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम की जड़ है वो कोई और नहीं है, वो अमेरिका है। और यही वजह है कि अभी देखिए ताइवान को चारों तरफ से अमेरिका ने पूरी, क्या नाम है, चाइना ने घेर लिया है कि अब इधर से अमेरिका अगर आएगा तो वहां के ऊपर बवाल होना रखा हुआ है। और जिस तरह से जनरल हथियार उठाने के लिए नाइजर ने क्या कहा, जनरल पब्लिक से कहा कि हथियार उठा लो। आपने देखा कि जब आईसिस आया इराक के अंदर तो सिस्तानी साहब ने क्या कहा, पब्लिक से कहा कि इस आईसिस को क्रश करने के लिए जो हथियार उठा सकता है हथियार उठा ले। तो जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी ना अरब कंट्रीज की, तो याद रखिएगा कि फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर ना अमेरिकन बेसेस रहेंगे वहां के ऊपर और ना ही इजराइल रहेगा।
इज़राइल अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो आप देखिएगा कि इस 2026 के अंदर इतनी ज़बरदस्त जंग होगी, इतनी ज़बरदस्त जंग होगी कि दुनिया देखेगी। यही वजह है कि अंदर से ईरान को तोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, तो ईरान का है। जी, सबसे बड़ा रोल जो है जी। ईरान का है, और अगर और ईरान शायद इसीलिए और अपनी तैयारियां ईरान अंजाम दे रहा और टर्की आज भी सीरियस हो जाएँगे, है। जी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर फ़िलिस्तीन का मसला भी हल होगा हुँ, और यहाँ पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें, और यही जी, वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर वहाँ पर समझा रहे हैं, टर्की को हुँ, भी समझा रहे हैं, सऊदी को भी समझा रहे हैं, ईरान को भी समझा रहे हैं। सब एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भई देखो, हम फ्यूचर की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम ये जो ईरान फ़ोबिया पाले हुए हो, ईरान ये इसको अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुमको ये दिखा जाएगा कि ईरान आ गया और धीरे-धीरे तुम्हारी ही ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जी, सिचुएशन आ चुकी है। बहुत बड़ी बात। जी, 2026 बहुत बड़ी जो बात। है, हम तो दुआ करेंगे कि 2026 में अमन हो, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं, वो अमन हुँ। के लिए नहीं दिख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमन करने वाले ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब वक्त देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आपकी बातचीत, आपसे चर्चा पसंद आएगी हम उम्मीद करते हैं, और हमारे दर्शकों से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो शौकत भारती साहब से पूछनी बाकी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, ताकि हम फिर उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शौकत भारती साहब लाइव हिंदुस्तान को अक्सर वक्त देते रहे हैं। आपके जो वीडियो रहते हैं उससे बहुत सारे लोगों को मिडिल ईस्ट के हवाले से उस पूरी जो वहाँ की जो सियासत है, वहाँ की जो सिचुएशन, उसके हवाले से बहुत कुछ जानने समझने को विश्लेषणात्मक अंदाज में मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब वक्त देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। तो आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान, बने रहिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।